हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। आप सभी का स्वागत है और आज के सेशन की शुरुआत करते हैं जहां हम बात करने वाले हैं एनिमल किंगडम के बारे में यानी कि जंतु जगत के बारे में। देखिए पिछले क्लास तक हम लोग बात कर चुके थे हमारे यानी कि कल आप लोगों की क्लास हुई थी उसके अंदर हमने पढ़ा था कि अलग अलग क्लासिफिकेशन में 2 जगत 3 जगत 4 5 इस प्रकार से अलग अलग किंगडम बन जाते हैं। प्लांट किंगडम तक हम लोग कल वाले सेशन में पढ़ चुके थे। आज बात करेंगे एनिमल किंगडम के बारे में यानी कि आपके जंतु जगत के बारे में, क्योंकि लगभग क्वेश्चंस जो है ना वो आपके यहाँ से ज़रूर से पूछे जाते हैं चाहे आप किसी भी एग्जाम की बात कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एनिमल किंगडम को और इसके भी कुछ बेसिक फीचर्स जैसे कि हमने डिस्कस किया था हर किंगडम के अंदर, यहाँ पर भी बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स जो कि आपको नजर आते हैं। अब जैसे मैं जंतु जगत की बात करूं तो भाई सबसे पहली चीज ये सारे क्या है, बहुकोशिकीय हैं। ठीक है, यानी कि मल्टी सेल्यूलर यहाँ पर आपको ये दिखाई दे रहे हैं। ऑलराइट, तो पहला फीचर जो हम लिखने वाले हैं इसका एनिमल किंगडम का, यानी कि जंतु जगत। अब देखो जंतु जगत के अंदर आप बात करेंगे ये बहुकोशिकीय नजर आते हैं यानी कि मल्टी सेल्यूलर हैं एंड यूकैरियोटिक हैं। ठीक है, बहुकोशिकीय व यूकैरियोटिक। तो पहला फीचर एक बन जाएगा। दूसरा क्वेश्चन आता है कि क्या इसके पास सेल वॉल पाई जाती है, क्या इसके अंदर कोशिका भित्ति उपस्थित होती है। तो आप बताएंगे नहीं भैया, एनिमल्स ही ऐसे हैं जहां पर कोई भी कोशिका भित्ति उपस्थित नहीं होती है। तो अगला सवाल में अगले पॉइंट में सेल वॉल इज एब्सेंट, यानी कि कोशिका भित्ति अनुपस्थित नजर आती है। ठीक है, तो धीरे धीरे करके जितने भी एनिमल्स हैं वो इवॉल्व होते गए, पोरीफेरा सीलेंट्रेटा से लेकर के आपको लास्ट तक इसमें जो अलग अलग फाइलम है, जो डिविजन्स बने हुए हैं वो भी आपको यहाँ पर दिखाई दिए हैं। ठीक है, एक बार बताओ जरा ऑडियो वीडियो आ रहा है क्या सभी को? चलिए नेक्स्ट अगर बात करी जाए कि भैया इसके पास यहाँ पर ये परपोषी होते हैं या ऑटोट्रॉफिक हैं या हेट्रोट्रॉफिक हैं, तो आप बताएंगे कि ये हेट्रोट्रॉफिक होते हैं यानी कि ये अपने भोजन के लिए किसी दूसरे के ऊपर निर्भर होते हैं। परपोषी ये यहाँ पर नजर आता है। ठीक है, परपोषी दिखाई देता है, लिख लो इसको। चलो ऑडियो वीडियो सबको क्लियर है भाई? देखो तुम्हारे कमेंट्स फिलहाल के लिए मेरे पास नहीं आ पा रहे हैं। ठीक है, शायद कुछ ऐप में ग्लिच है तो मैं यहाँ आप लोगों के कमेंट्स नहीं देख पा रही हूँ। बाकी कोई भी समस्या रहती है तो आप लोग चीज़ों को लिखते रहिए, कोई बात रहती है तो आप अगर कमेंट कर भी रहे हैं तो फिलहाल शो नहीं हो रहा है, तो इसीलिए नोट्स साथ साथ में बनाते चलो। पीडीएफ में इसकी बाद में आपको अपलोड करा दूंगी और नेक्स्ट क्लास में फिर हम अगर कुछ भी डाउट आपका रहता है तो उसको भी ले लेंगे, क्योंकि फिलहाल मुझे एक भी कमेंट आप लोगों का शो नहीं हो पा रहा है। ऑलराइट, चलिए एनिमल किंगडम के अंदर मल्टी सेल्यूलर है, यूकैरियोटिक है।
साथ में सेल वॉल इसके अंदर नहीं है, ये हेटेरोट्रॉफिक होते हैं। अब जानवरों की ना कुछ खास विशेषता है जिसके आधार पे हम इसको डिविजन्स में बांटते हैं, यानी कि अलग अलग संघ के अंदर बांट देते हैं। जैसे कि बात करी जाए, सबसे पहली चीज प्रेजेंस ऑफ, एक बेसिक फीचर है वर्टिब्रल कॉलम, कशेरुक स्तंभ है या नहीं है। प्रेजेंस ऑफ वर्टिब्रल कॉलम यानी कि कशेरुक स्तंभ की उपस्थिति। ठीक है, अब अगर कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनके अंदर ये पाया जाता है तो उन्हें हम वर्टिब्रेट्स कहते हैं, और जिनके अंदर नहीं होता उनको इनवर्टिब्रेट्स कहते हैं। आप सबने सुना है ना कि मैम कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनके पास रीढ़ की हड्डी उपस्थित होती है, तो भैया अगर रीढ़ की हड्डी है तो आप उसे क्या कहोगे कि वो कशेरुकीय है, और अगर नहीं है तो अकशेरुकीय, वो यहाँ पर बन जाते हैं। तो ये जो प्रेजेंस है वर्टिब्रल कॉलम की, ये बनाती है दो इंपॉर्टेंट भाग, दो डिविजन्स बना देती है। यानी कि मान लीजिए अगर ये कशेरुक स्तंभ जो है वो आपका प्रेजेंट है, हम बात कर रहे हैं वर्टिब्रल कॉलम के बारे में, वर्टिब्रल कॉलम यानी कि आपका कशेरुक स्तंभ, जिसे आप बैकबोन भी कहते हो, चाहो तो लिख लेना रीढ़ की हड्डी या बैकबोन जिसको कहा जाता है। तो अगर ये बैकबोन प्रेजेंट है यानी कि उपस्थित है, तब हम इसका नाम देते हैं वर्टिब्रेट्स, हिंदी में कहते हैं इसको कशेरुकीय। और अगर ये नहीं है यानी कि ये एब्सेंट है, तब हम नाम देते हैं अकशेरुकीय। इसके अनुपस्थित होने पर कहा जाता है ये है इन वर्टिब्रेट्स या अकशेरुकीय। क्लियर? तो इस प्रकार से हमने इस रीढ़ की हड्डी की उपस्थिति के आधार पे दो भागों में बांटा, होगी तो वर्टिब्रेट्स और नहीं होगी तो इनवर्टिब्रेट्स। तो मतलब लगभग मैम हमारे पास सबसे पहला जो डिवीजन बना, जैसे कल याद करो प्लांट किंगडम में पढ़ाया था, कुछ क्रिप्टोगेमी है कुछ फेनिरोगेमी है, जहां पर फल फूल बीज नहीं बनते और जहां पर बनते हैं, तो उस आधार पे हमने दो भागों में बांट दिया। सेम चीज हम देखेंगे, यहाँ हमने रीढ़ की हड्डी का बेस लिया है और उस बेसिस पे अगर वो है तो इन वर्टिब्रेट और नहीं है तो इनवर्टिब्रेट्स। अब इन्हीं इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स के कुछ अलग अलग नाम बनेंगे, कुछ अलग अलग संघ बनेंगे, जिनको हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। ठीक है, इसके साथ एक दूसरा फीचर आता है जिसे कहा जाता है सिमेट्री। सिमेट्री यानी कि बात करूं तो ज्यामिति। अभी ज्यामिति होती है कि भैया कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है वो किस प्रकार से, मान लो भाई तुम्हें तो कुछ ज़रूरत नहीं है, बट सवाल आता है कि मैम अगर मेरे पास एक ये यहाँ पर छोटा सा कोई कीड़ा है, कोई केचुआ है मान लीजिए, और मुझे इसकी कोई नस पता करनी है, कोई अंदर बॉडी में क्या है उसको पता करना है, तो मैं इसको कहाँ से कट करूँगा? ऐसा ना हो सारा मामला ही कट जाए, खराब हो जाए। तो मैं सबसे पहले चेक करूँगी कि इसकी सिमेट्रिकल बॉडी कहाँ से बन रही है, कि बीच में से कट करें, डायगनली कट करें, या कहीं से सिमेट्री है ही नहीं है। तो हर जीव की, हर ऑर्गेनिज्म की अपनी अपनी एक ज्यामिति उपस्थित होती है। इनमें जिसके पास ज्यामिति है वो आपके सिमेट्रिकल कहलाए जाते हैं, और जिसके पास नहीं है वो आपके एसिमेट्रिकल यहाँ पर कहलाए जाते हैं। ठीक है, अज्यामिति वाले यहाँ पर कहे जाते हैं। ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है? चलो, तो सिमेट्री में सबसे पहला भाग आता है जिसे हम कहते हैं एसिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई भी ज्यामिति उपस्थित नहीं होती है। ठीक है, नो सिमेट्री प्रेजेंट। इसका उदाहरण आप यहाँ पर लिख सकते हैं, एक संघ आएगा जिसको पढ़ेंगे पोरीफेरा। पोरीफेरा में किसी भी प्रकार की ज्यामिति नहीं होती है। दूसरा आता है जिसे कहते हैं रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री का मतलब क्या है कि मेरे पास अगर कोई भी जीव है तो मैं उसको डायगनली कट कर सकती हूँ। ठीक है, सिमेट्री प्रेजेंट डायगोनली।
आप इसको दो भागों में बांट सकते हैं और इसका उदाहरण लिखेंगे। सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा, एकाइनोडर्मेटा, ये तीन ऐसे आपको संघ दिखाई देंगे जिनके पास पाई जाती है ये। सीलेंट्रेटा है, टीनोफोरा है और इसी के साथ आता है आपका एकाइनोडर्मेटा। तो ये तीन आपके क्या दिखाई देंगे, रेडियल सिमेट्री वाले, मतलब मैम इनके पास सिमेट्री तो है। अब मान लो मेरे पास यहाँ कोई भी जीव दिख रहा है, जैसे कि मैं बात करूं किसी भी जेलीफिश के बारे में, तो मैम जो जेलीफिश होती है उसके कुछ इस प्रकार से तंतु निकले हुए होते हैं और ऊपर की तरफ ऐसा स्ट्रक्चर सा दिखाई देता है। इसको अगर मुझे कट करना हो, फॉर एन एग्जाम्पल ये सीलेंट्रेट का मेंबर है, तो मैं कैसे काटूंगी, कुछ इस प्रकार से इसको डायगोनली कट कर सकती हूँ। मतलब डायगोनली अगर मैं इसे कट करूंगी तो इजीली इसकी बॉडी मुझे यहाँ पर समझ में आ जाएगी। इस वाले में कोई भी सिमेट्री नहीं थी और इसकी बात करें तो रेडियल सिमेट्री हमें यहाँ पर दिखाई देगी। अब अगर मैं तीसरी भाग की बात करूं, तीसरा भाग आता है बायलेटरल सिमेट्री, द्विपक्षीय ज्यामिति जिसे कहते हैं। भाई देखो यहाँ पे हमने डायगोनल कट किया, डायगोनल मतलब कुछ इस प्रकार से क्रिस क्रॉस देख सकते हैं। अगर मैं कहूँ कि कहीं पर भी आपको कैसे डाइसेक्ट करना है, इक्वल दो हाफ में, दो हाफ कैसे बनेंगे कि मैडम मैंने कहा ये मेरे पास कोई भी एक तितली मच्छर दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये इसके फेदर नजर आ रहे हैं आपको। अब मुझे इसके बारे में करना है पता, तो फटाफट से आप क्या करोगे, आप जाओगे और भैया इसकी सिमेट्री निकालोगे सबसे पहले। और इसकी जो सिमेट्री बनती है वो कहाँ बनती है, एग्जैक्टली बीचों बीच में। मतलब इसका लेफ्ट भाग और राइट भाग जो है वो अलग हो जाता है जब इसको दो भागों में बांट दिया जाता है। ठीक है, इसको राइट कर लेना, इसको लेफ्ट कर लेना। तो इस वाले भाग को हम नाम क्या देते हैं, इसी को कहा जाएगा द्विपक्षीय ज्यामिति। चाहो तो इसको डायग्राम के थ्रू भी याद कर सकते हैं। तो ये तीसरा भाग है जिसे कहते हैं बाइलेटरल सिमेट्री। तो ये तीन प्रकार की सिमेट्रीज हमने देखी हैं। देखिए पहला भाग पढ़ा था ए सिमेट्री वाला, दूसरा बाय रेडियल था और तीसरा इसको भी सी कर लेना बायलेटरल, यानी कि द्विपक्षीय ज्यामिति। बॉडी is cut into two halves, left and right। ठीक है, शरीर को दो भाग में बांटा जाता है, दायां व बायां। क्लियर है भाई, ये आपके बाकी सभी जीवों में दिखाई देगी। यानी कि इसका उदाहरण अगर आपसे पूछा जाए तो लगभग आप अपने एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा से लेकर के अलग अलग जीवों में देख सकते हो। आर्थ्रोपोडा है, मुलस्का है, सभी वर्टिब्रेट्स आपके हो जाएंगे। तो इसका उदाहरण आप लिख लेंगे, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का। तो ये हमने पढ़ी तीन प्रकार की अलग अलग ज्यामिति, पहली वाली एसिमेट्रिकल, दूसरी वाली बाइलेटरल सिमेट्री और तीसरी वाली रेडियल सिमेट्री। तो हमने देखा कि भैया देखो किसी में रीढ़ की हड्डी थी, वर्टिब्रेट्स हैं, जिसमें नहीं है वो इनवर्टिब्रेट्स कहलाएंगे। फिर दूसरा भाग हमने क्या देखा कि यहाँ पर सिमेट्री कैसी है। आप सबने सुना है ना, कुछ जानवरों में पूंछ होती है कुछ में नहीं होती। तो भैया टेल भी एक बहुत इंपॉर्टेंट भाग बन जाता है कि कुछ के अंदर प्रेजेंस टेल की यानी कि पूंछ की देखने को मिलती है और कुछ के अंदर देखने को नहीं मिलती है। तो टेल वाला फीचर भी आप यहाँ पर लिखेंगे। तीसरा फीचर है, जैसे दूसरा वाला हमने सिमेट्री लिखा था ऐसे ही तीसरा भाग डाल करके लिखना प्रेजेंस ऑफ टेल। ठीक है, पूंछ की उपस्थिति। नोट कर लो यहाँ तक एक बार फटाफट से, जो भी लिख रहा है एक बार साथ में जल्दी से नोट कर लीजिए। सेल वॉल इसके अंदर बिल्कुल भी उपस्थित नहीं होती है।
क्लियर है भाई? अगला फीचर नोट करेंगे जिसको हम कहते हैं यहाँ पर नंबर 4। एक होते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल और एक होते हैं वार्म ब्लडेड एनिमल्स। दोनों नाम आप लोगों ने ज़रूर से सुने होंगे कि भैया आप कोल्ड ब्लडेड हैं या वार्म ब्लडेड हैं। हिंदी में इसको कहा जाता है शीत रक्ततापी या गर्म रक्ततापी। ठीक है, यहाँ पर शीत रक्ततापी मतलब ये बॉडी का टेम्परेचर अपना इजीली स्विच नहीं कर पाते, रेगुलेट नहीं कर पाते, कोई भी टेम्परेचर में चेंज होता है तो इन्हें हम कहते हैं कोल्ड ब्लडेड। इसका मतलब ये नहीं इनका खून ठंडा होता है, इनका खून तो नॉर्मल होता है, लेकिन ये कोई भी टेम्परेचर में अचानक से सर्दी आ गई, अचानक से गर्मी आ गई, उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते, कहीं ना कहीं गायब हो जाते हैं। और ये वाले वार्म ब्लडेड में क्या होता है, ये आसानी से गर्मी से सर्दी आ रही है एडजस्ट कर लेंगे, ठंड से गर्मी आ रही है एडजस्ट कर लेंगे, तो ये सारे टेम्परेचर रेगुलेशंस को कर पाते हैं यहाँ पर। तो दे कैन नॉट रेगुलेट any change in temperature। आप लिख सकते हैं यह तापमान में परिवर्तन को नियंत्रित नहीं कर पाते। यूजुअली आप लोगों ने इसका एक उदाहरण सुना है छिपकली के बारे में, लिजार्ड है, ठीक है। तो छिपकली क्या करती है भाई, ठंड में और गर्मी में अलग अलग बिहेवियर दिखाती है और आसानी से बर्दाश्त नहीं कर पाती। गर्मियों में तुम्हें दिखाई देगी, ठंड में बहुत कम नजर आती है, गायब हो गई मैडम कहीं। लेकिन वार्म ब्लडेड वाले जो होते हैं ये रेगुलेट कर लेते हैं, तो आप लिखेंगे दे रेगुलेट चेंज इन टेम्परेचर। ये है तापमान परिवर्तन को, साथ में नोट कर सकते हैं आप लोग, तापमान परिवर्तन को नियंत्रित कर पाते हैं। इसका उदाहरण लिखेंगे सभी पक्षी और स्तनधारी। अब ये मत कहना मैम मैमल्स के अंदर ही मानव आता है कि नहीं, भाई मानव भी इन्हीं स्तनधारियों में आता है, पक्षी व स्तनधारी इन्हीं के अंदर आता है आपका मानव। तो मानव जो है इसीलिए तापमान परिवर्तन को यहाँ पर बर्दाश्त कर सकता है, इजीली रेगुलेट इसको यहाँ पर ये कर सकता है। तो नोट करेंगे दो प्रकार के जीव हैं, एक हमारे शीत रक्ततापी और एक हमारे गर्म रक्ततापी। ये इस 4th कैटेगरी में हमने जानवरों को बांट दिया, पूंछ के आधार पे बांटा, टेम्परेचर रेगुलेशन के आधार पे बांटा, उससे पहले रीढ़ की हड्डी के आधार पे बांटा, सिमेट्री के आधार पे बांटा। तो अलग अलग प्रकार के फीचर्स बन जाते हैं जिसमें हम एनिमल्स को भी डिफ्रेंशिएट यहाँ पर कर सकते हैं। अभी एनिमल के फाइलम तो आए ही नहीं है, अभी तो उनके बारे में बात करेंगे, पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा, कहाँ कीड़े आते हैं, कहाँ पक्षी आते हैं, कहाँ सरीसृप आते हैं, तो अभी बात करेंगे। अभी वो बात कर रहे हैं जो बेस है इस चैप्टर का, ये समझ लोगे तो पूरा चैप्टर आसानी से समझ में आ जाएगा, क्योंकि यही फीचर्स आगे आपको मदद करेंगे। ठीक है, चलिए लिख लिया यहाँ तक। अब अगर बात करी जाए अगले फीचर की, तो वो फीचर आता है हमारा श्वसन का, यानी कि रेस्पिरेशन का। रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन। अभी देखो श्वसन हर किसी के अंदर फेफड़ों से तो नहीं हो सकता, सबके अंदर जरूरी नहीं है मैम फेफड़े हो, जिनके अंदर फेफड़े होते हैं उनके अंदर फेफड़े काम करते हैं, जिनमें नहीं होते उनमें क्या करेगा। तो अगर मैं किसी इनवर्टिब्रेट की बात करूं, यानी कि किसी अकशेरुकीय की बात करूं और किसी कशेरुकीय की बात करूं, तो दोनों के अंदर अलग अलग अंग जो हैं वो आपके पाए जाते हैं। अकशेरुकीय और अकशेरुकीय बताया भी था, ये वो होते हैं जिनके पास रीढ़ की हड्डी नहीं होती और जिनके पास रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। तो देखिए यहाँ पर आपके कुछ बुक गिल्स आ जाते हैं, ठीक है, कुछ गिल्स पाए जाएंगे, कुछ ट्रैकिया होगा, लेकिन लंग्स एग्जैक्टली नहीं होते। और यहाँ पर आपके लंग्स जो हैं वो उपस्थित देखने को मिल जाते हैं, यानी कि जो फेफड़े होते हैं वो आपके उपस्थित होते हैं, और वही फेफड़े काम किस में कराते हैं, आपके श्वसन की क्रिया को कराने में मदद करते हैं।
ठीक है, जैसे आपने सुना होगा केंचुआ है, केंचुआ किस में आता है, इनवर्टिब्रेट्स में आता है। और मैडम वहां पर उसके बुक गिल्स, गिल्स, ट्रैकिया के अलावा एक त्वचा भी काम करेगी। ठीक है, त्वचा जो है वो भी काम करेगी, कैसा, एक श्वसन के अंग का। तो सब में अलग अलग ऑर्गन्स जो है वो नजर आएंगे, लेकिन मुख्य तौर पे जो फेफड़े हैं वो भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। गिल्स इसके अंदर भी पाए जाते हैं, जिन्हें हम कहते हैं गलफड़े। तो ये हमारे श्वसन के अंग नजर आते हैं, ये आधार देखा। इसके बाद छठा एक पॉइंट लिखना जिसमें हम हीमोग्लोबिन की उपस्थिति देख सकते हैं कि भैया हीमोग्लोबिन किसके पास है और किसके पास नहीं है। हीमोग्लोबिन की बात करें तो इनवर्टिब्रेट्स के पास तो ये होता नहीं है, और वर्टिब्रेट्स के पास दिखाई देता है। ठीक है, ये हो गए आपके कशेरुक। यूजुअली हम कहते हैं कि यहाँ पर तो उपस्थित होता है, प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पाया जाता है हीमोलिम्फ। ठीक है, इनमें प्रेजेंट है और इसके अंदर उपस्थित नहीं होता है। हीमोलिम्फ नाम का एक पिगमेंट होगा जो कि आपके इनवर्टिब्रेट्स के अंदर पाया जाता है, और यही हमारा क्या कराता है, मुख्य तौर पे हीमोग्लोबिन की तरह काम करता हुआ नजर आता है। ठीक है, क्लियर है। चलो, तो ये सारे अलग अलग फीचर्स हमने देखे। ऐसे ही आपके जब भ्रूण कोशिका, कहते हैं ना बच्चा पैदा होने वाला है, उससे पहले उसके भ्रूण कोशिकाएं जो हैं वो बनती हैं, और अलग अलग झिल्लियां जो होती हैं वहां पर वो आपके अंगों का निर्माण करती हैं कि एक बच्चा बन कैसे रहा है। तो बच्चे के अंदर कुछ सेल्स बनते हैं जिन्हें स्टेम सेल्स कहते हैं, यानी कि भ्रूण कोशिका कहते हैं, और उसी की कुछ लेयर होती हैं, कुछ परत होती हैं जो कि अंगों को निर्माण करने में मदद करती है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो लेयर्स भी हमारी बॉडी की जो होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं, बॉडी की लेयर्स। अब बॉडी की लेयर्स में देखो जरा, सबसे पहले समझते हैं इस चीज को कि लेयर में हम कहना क्या चाह रहे हैं। देखो भाई, एक लेयर फिर दूसरी लेयर, कई जगह पर आपके ये सिर्फ 2 लेयर पाई जाती हैं। बाहर वाली लेयर को नाम देते हैं एक्टोडर्म, और अंदर की लेयर को नाम देते हैं एंडोडर्म। कई जगह पर सिर्फ ये 2 झिल्लियां किसी बच्चे के अंदर, भ्रूण कोशिका के अंदर पाई जाएंगी। लेकिन नहीं मैडम, अगर ये 2 लेयर पाई गई हैं तो ठीक है, लेकिन मान लो अगर किसी के अंदर ज्यादा लेयर मिल जाती हैं तब क्या करेंगे, मतलब 2 के अलावा एक झिल्ली आपको और नजर आ जाए, जैसे कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। देखो भैया, एक्टोडर्म बाहर वाली झिल्ली है, वो यहाँ पर भी होगी, मतलब इसकी भी बाहरी झिल्ली को मैंने एक्टोडर्म कहा, और अंदर वाली झिल्ली को मैंने इसकी भी एंडोडर्म कहा। आउटर लेयर तो एक बराबर है, इनर वाली एक बराबर है, लेकिन बीच में इसमें एक अलग से झिल्ली मुझे नजर आ रही है, और इसकी बीच वाली झिल्ली को नाम दिया जाता है मीजोडर्म। तो यहाँ पर कितनी है, 3 झिल्लियां उपस्थित हो रही हैं। तो कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनके पास ये 3 पाई जाती हैं और कुछ के पास ये 2 पाई जाती हैं। जिसके पास 2 झिल्लियां होती हैं उसको कहते हैं डिप्लोब्लास्टिक, डिप्लोब्लास्टिक, और जिसके पास 3 होती हैं उसको कहते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। ठीक है, तो लिख लेंगे इसको, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म के नाम से 3 लेयर्स जो होती हैं वो आपकी उपस्थित होती हैं। पहली वाली एक्टोडर्म की है, दूसरी एंडोडर्म है, और तीसरी मीजोडर्म है। ये मीजोडर्म वाली बीच की झिल्ली पाई गई है, और कहाँ है, ये सिर्फ और सिर्फ आपको बीच में नजर आ रही है। एंडोडर्म और मीजोडर्म, ये 3 लेयर्स जो होती हैं वो हमारी उपस्थित होती हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म। किसी को कोई समस्या है इसके अंदर? भाई देखो, तुम्हारे कमेंट्स मुझे फिलहाल नहीं मिल पा रहे हैं, किसी का भी कमेंट मुझे नजर नहीं आ रहा है, पता नहीं क्या ग्लिच है।
चलिए, आप लोगों को अगर क्लास दिख रही है तो प्रॉपरली अपना नोट्स बनाते चलिए। ये आपके बॉडी के लेयर्स हैं। अब एक चीज़ और समझेंगे कि भैया यहाँ पर 3 लेयर्स तक तो हम समझ गए कि मैडम इसमें 2 लेयर हैं, इसमें 3 लेयर हैं। जहाँ पर 3 लेयर पाई जाती है ना, वहाँ बॉडी की एक गुहा भी होती है, कैविटी भी उपस्थित होती है। वो कैविटी कैसे होती है ये मैं आपको यहाँ दिखा देती हूँ, शो कर देती हूँ कि देखो ज़रा। आप देख रहे हो तीनों के अंदर ही अलग अलग अपीयरेंस नजर आ रही है। यहाँ पर एक लेयर ये रही बाहर की, एक लेयर ये रही बीच की और एक ये रही अंदर की। लेकिन यहाँ पर ना जो आप देख रहे हैं बीच में एक हिस्सा भी पाया गया है, मतलब एक स्पेस प्रॉपरली दिखाई दे रहा है। कौन सा स्पेस? ये वाला स्पेस, जो किस किस के बीच में है? आपके बाहर और मतलब मिडिल और अंदर वाली लेयर के बीच में है। एक्टोडर्म तो आपकी बाहर हो गई, लेकिन एंडोडर्म और मेसोडर्म के बीच में है। इस हिस्से को नाम देते हैं सीलोम। ये सीलोम होता है शरीर का गुहा, एक तरीके से बॉडी की कैविटी कही जाती है। कुछ ऐसे होते हैं जिसमें 1, 2 और 3 तीन झिल्ली है, कोई भी कैविटी यहाँ पर नहीं है, यानी कि सीलोम यहाँ पर नहीं है, तो इनको कह दिया जाता है ए सीलोमेट। सीलोम क्या है? सीलोम मतलब बॉडी की गुहा, जो मैंने वहां देखी उनमें है, इसमें नहीं है, इसलिए मैंने इसको ए सीलोमेट कहा। इसकी एब्सेंस नजर आ रही है। ये वाला हिस्सा क्या है? ये बाहर की लेयर है, ये अंदर की लेयर है। बीच वाली कहाँ गई मैडम? बीच वाली ये रही, टुकड़ों में, पाउच में बटी हुई है। और पाउच में बटी होने के बाद भी इसके अंदर थोड़ा थोड़ा सा स्पेस जो है वो उपस्थित दिखाई दे रहा है, तो ये झूठा सीलोम है, मतलब है भी और नहीं भी। तो इसी हिस्से को नाम देते हैं स्यूडो। स्यूडो वर्ड मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, कहीं पर भी लिखा मिल जाए तो बता देना कि ये झूठे शब्द के लिए आता है, तो इसे कहते हैं स्यूडो सीलोमेट, राइट। तो भैया ये 3 प्रकार हमने देखे, सीलोमेट, एसीलोमेट और सीडो सीलोमेट। तो सीलोम क्या है इसको समझ लेते हैं, लिख लेते हैं। ये होती है बॉडी की गुहा और इन्हीं 3 झिल्लियों के बीच में नजर आएगी, यानी कि कौन कौन सी? एक आपकी इस झिल्ली और एक आपकी इस झिल्ली के बीच वाला हिस्से को हमने नाम दिया है सीलोम का। तो ये भाग 3 लेयर्स का है। और इसके बाद ये 7वां पॉइंट है, 8वां पॉइंट लिखेंगे सीलोम का। सीलोम जहां पर होती है, प्रेजेंट है, उसे कहते हैं सीलोमेट, यानी कि शरीर की गुहा। इसी का दूसरा नाम है बॉडी कैविटी। किन 2 के बीच में है? बिटवीन एंडोडर्म एंड मेसोडर्म। अगर ये उपस्थित है तो आप नाम देते हैं सीलोमेट। अगर मान लीजिए ये एब्सेंट है, यानी कि अनुपस्थित है, तो नाम देंगे एसीलोमेट। और अगर ये पाउच में बटी हुई है, ठीक है, इसके पाउचेस पाए गए हैं, पाउच में बटी है, तो कहते हैं स्यूडो सीलोमेट। स्यूडो वर्ड आता है झूठे के लिए, झूठे सीलोमेट। तो यहाँ पर मतलब एक ट्रू सीलोम नहीं है, कुछ छोटे छोटे से पाउच हैं जो कि आपको नजर आएंगे। और पाउच भी कैसे हैं, चाहो तो आप बना सकते हो। एक आपकी ये बाहर वाली झिल्ली है और एक आपकी अंदर वाली झिल्ली है, ठीक है। ये है तुम्हारी अंदर वाली झिल्ली। इसके अलावा जो है वो भैया बीच में ना कुछ छोटे छोटे से ये पाउच बने हुए हैं इस टाइप से, तो इसको हम नाम क्या दे देते हैं? स्यूडो सीलोमेट। ये वाला हिस्सा आपको नजर आ रहा है स्यूडो सीलोमेट का। क्लियर है सबको? तो ये वो बेसिक फीचर्स हैं जो कि आपके किसी भी एनिमल किंगडम के अंदर, किसी जंतु जगत के अंदर जानवरों के बीच में डिफरेंस बनाने में मदद करते हैं, और ये डिफरेंस हमें दिखाई भी देता है। तो ये आपका भाग था जो बेसिक कुछ फीचर्स हैं। यहाँ आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं, बाकी कल शुरू करेंगे कौन से भाग को, जिसको हम कहते हैं एनिमल किंगडम के मुख्य संघ कौन कौन से होंगे। क्योंकि देखो फिलहाल मेरे सामने कॉमन्स डिस्प्ले नहीं हो रहे हैं, तो मैं आपको ईमानदारी से बता दूं, मुझे चीज़ें क्लियरली नहीं पता चल रही कि भैया आपका रिस्पॉन्स फिलहाल क्या है। क्लासेस क्योंकि यूजुअली आप लोगों की लाइव ही रहती हैं, तो जैसे ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, कल वापस से सुबह सेम टाइम, सुबह 9 बजे आप लोगों की क्लास रहेगी, आप उसके अंदर जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो आज वाली ये पूरी PDF में अपलोड करा दूंगी, कल शुरू करेंगे फाइलम पोरीफेरा से। एंड टिल देन इसका रिविजन जरूर से करिएगा, कोई समस्या रहती है तो कल वापस से इसको एक बार गो थ्रू कर लेंगे। ऑल राइट,
चलो खैर कमेंट तो दिख ही नहीं रहे। हैव अ वेरी गुड डे, थैंक यू सो मच।